सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो आज है नई न्यू वीक का स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे न्यू वीक में आज जो है हम लोग देखने वाले हैं MSN 1 और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इस वीक में दोनों सब्जेक्ट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। तो आज जो है MSN 1 कर लेकर आए हैं, तो कल जो है आपका चाइल्ड हेल्थ का आएगा। ऐसे ही कर करके अल्टरनेट जो है आता रहेगा, ठीक है। तो आज जो है हम लोग यहाँ पे लिए हैं दो क्वेश्चन लिए हैं। दो क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में शानदार है। एक क्वेश्चन आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन का नाम है, पहला देख लीजिए, डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण, इसका प्रकार, कारण, लक्षण और प्रबंधन, सब चीज देखेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में, ठीक है। पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो आपका है कुशिंग सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। किसके बारे में है? कुशिंग सिंड्रोम के बारे में है, जो कि आपका ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को जो है 3 से 4 मिनट ही एवरेज लोग देखते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ही लोग हैं जो वीडियो को पूरा अच्छे से देख पाते हैं, बाकी लोग जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो देखिए, मैं यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो को कम से कम देखते हैं तो पूरा ज़रूर देखिए और समझिए, ताकि मैं मेहनत करता हूँ तो उसका जो है आप लोग उपयोग बना सके, ठीक है। चलिए फ़िलहाल हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, शरीर से जल का अत्यधिक मात्रा में निष्कासन होना ही निर्जलीकरण कहलाता है, जिससे शरीर में तरल पदार्थ का आयतन घट जाता है। देखिए, निर्जलीकरण का मतलब होता है कि शरीर से जो है अत्यधिक मात्रा में जो है आपके शरीर से जो लिक्विड फॉर्म है, तरल चीज़ें हैं, उसका कम जाना। अब कमता कब है? तो शरीर से बहुत अत्यधिक जो है जल का मात्रा निष्कासन हो जाता है, यानी निकल जाता है, जिसके कारण शरीर में जो है निर्जलीकरण होता है। जब निर्जलीकरण होता है तो शरीर में तरल जो पदार्थ होता है, जो लिक्विड फॉर्म होता है, उसका आयतन जो वॉल्यूम होता है घट जाता है, जिससे अनेक प्रकार का समस्या उत्पन्न होने लगता है। तो निर्जलीकरण समझ गए कि शरीर में जल का अत्यधिक मात्रा में निष्कासन होना निर्जलीकरण कहलाता है। अब ये निष्कासन जो है होने का अनेकों कारण है, या कोई संक्रमण हो सकता है, हैजा हो सकता है, नौसिया वोमिटिंग हो सकता है। अनेकों बीमारी में जो है शरीर से जो है क्या होता है, दस्त होने लगेगा। तो इन सब में जो है शरीर से जल का मात्रा निकलने लगता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, तरल पदार्थ शरीर में घट जाता है, और यही निर्जलीकरण है, समझ गए। लॉस ऑफ वाटर इन एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द बॉडी डेट कॉज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। मतलब लॉस ऑफ वाटर मतलब जल का कमी, एक्सेस अमाउंट मतलब अत्यधिक मात्रा में बॉडी से निकलना ही जो है क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। जिसमें जो होता है कि जो बॉडी में वॉल्यूम जो है फ्लूइड का, तरल पदार्थों का जो आयतन है वो कम जाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि तो यहाँ पे देख लीजिए, अब हम लोग को प्रकार देखना है। चूँकि हम लोग से प्रकार भी पूछा गया है, तो जो है हम लोग अभी प्रकार यहाँ पे देखते हैं। देखिए कितने प्रकार होता है डिहाइड्रेशन का, निर्जलीकरण का, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसके टाइप्स को देखते हैं। देखिए टाइप्स में देखें तो कुल जो है आपका यहाँ पे मैं बता दूँ तो 3 टाइप्स का जो है निर्जलीकरण होता है। आपको याद रखना है कौन कौन से टाइप है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला जो टाइप है हाइपरटोनिक निर्जलीकरण, हाइपरटोनिक निर्जलीकरण, आइसोटोनिक निर्जलीकरण, ठीक है। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है। और एक है आपका हाइपोटोनिक, एक है हाइपो, एक है हाइपर और एक है आइसोटोनिक, ठीक है। याद रखिएगा तीनों। तो बस आपको याद रखना है कि जो आपका डिहाइड्रेशन है, निर्जलीकरण जो है 3 प्रकार से होता है। पहला है हाइपरटोनिक, उसके बाद हाइपोटोनिक और उसके बाद आइसोटोनिक, ठीक है। तीनों याद रखिएगा। अब देख लीजिए हाइपरटोनिक होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस स्थिति में शरीर से जल की हानि इलेक्ट्रोलाइट्स की हानि से कम होती है। देखिए इसमें जो इस स्थिति में मतलब हाइपरटोनिक में हाइपर समझ गए। इस स्थिति में शरीर से जल की हानि इलेक्ट्रोलाइट्स की हानि से कम होती है, समझ गए। तो ये आपका होता है हाइपरटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक क्या होता है, देख लीजिए आइसोटोनिक, समझ गए। तो इस स्थिति को हाइपोवोलेमिया भी कहते हैं। इसमें शरीर से जल तथा इलेक्ट्रोलाइट की हानि समान अनुपात में होता है, समझ गए। तो ये आपका होता है, क्या होता है, ये आपका जो है होता है आइसोटोनिक। मतलब आइसो मतलब क्या होता है, समान, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोलाइट और जो जल होता है वह समान अनुपात में शरीर से निकलता है, यानी जल और
जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो समान मात्रा में शरीर से निकलता है समान अनुपात में, तो आइसोटोनिक होता है और इसे जो है हाइपोवोलेमिया भी कहते हैं। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब होता है, देख लीजिए कि इस स्थिति में शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स की हानि जल के अनुपात में न होकर इससे ज़्यादा होती है। कारण निर्जल, समझ गए। हाइपोटोनिक, देखिए हाइपोटोनिक में जो होता है, चूँकि हम देख रहे हैं डिहाइड्रेशन यानी जल के शरीर से निकलना, तो जल जो है हाइपोटोनिक में क्या होगा कि हाइपोटोनिक में इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा निकलेगा, जल कम निकलेगा। इसमें आपको ध्यान में रखना है, जल के ज़्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। मेनली रूप से जल को मानना है कि शरीर में किस में जल ज़्यादा निकल रहा है, तो हाइपो है, तो हाइपो मतलब कम, यानी जल जो है यहाँ पे कम निकलेगा और इलेक्ट्रोलाइट का हानि अधिक होगा, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का हानि जो है यहाँ पे अधिक होगा और जल का हानि कम होगा, इसीलिए इसे जो है हाइपोटोनिक निर्जलीकरण कहते हैं। हाइपर है, हाइपर है मतलब जल अधिक निकलेगा, ठीक है, जल अधिक निकलेगा और इलेक्ट्रोलाइट्स कम निकलेगा शरीर से, तो वो होता है हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब मैं बता चुका हूँ कि हाइपर मतलब अधिक होता है, तो यहाँ पे जल के निष्कासन का बात हो रहा है, तो जल अगर अधिक निकलेगा और इलेक्ट्रोलाइट कम निकलेगा शरीर से, तो वो होगा आपका हाइपरटोनिक, ठीक है। और अगर शरीर से इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा निकल रहा है और जल कम निकल रहा है, मतलब जल कम है तो हाइपो, और हाइपो मतलब कम होता है तो हाइपोटोनिक। और इलेक्ट्रोलाइट और जल दोनों समान अनुपात में शरीर से निकल रहा है तो वो आइसोटोनिक होगा, ठीक है। और जो आपका है आइसोटोनिक ही जो है हाइपोवोलेमिया बोलते हैं। समझ गए, तो चीज़ें समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन का आखिर कारण क्या होता है जिसके कारण शरीर में जल का मात्रा कमता है, ठीक है, क्या कारण होता है, तो चलिए इसको देख लीजिए। पहला है गंभीर दस्त, सीवर डायरिया। अगर डायरिया होता है तो दस्त में जो है क्या होता है, शरीर से अत्यधिक जल की मात्रा निकलने लगता है, तो सीवर डायरिया, गंभीर दस्त, अत्यधिक उल्टी होना, एक्सेसिव वोमिटिंग। वोमिटिंग में देखते हैं कि बहुत सारे पदार्थ रहता है बट उसमें लिक्विड फॉर्म में जल भी रहता है, तो अत्यधिक अगर वोमिटिंग हो रहा है तो शरीर में जल का मात्रा कमता है, ठीक है। अत्यधिक पसीना आना, अगर एक्सेसिव जो है स्वेटिंग होता है, पसीना आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो है शरीर से जो है आपका जल अत्यधिक निकलने लगेगा, ठीक है। तरल पदार्थों को कम ग्रहण करना, अगर लिक्विड फॉर्म शरीर में कम लेते हैं, जैसे जल वगैरह हो गया या कुछ भी लिक्विड फॉर्म अगर शरीर में कम ले रहे हैं, कम पानी का यूज कर रहे हैं, तो इससे भी होता है, ठीक है। ट्रॉमा के दौरान द्रव हानि, चोट के कारण अगर जैसे चोट लगा, चोट से बहुत अत्यधिक जो है आपके शरीर से उल्टी वगैरह हो गया या ब्लड वगैरह निकल गया, तो ब्लड में भी तो पानी रहता है ना, तो इस कारण भी जो है, या तरल पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट रहता है, तो इस कारण भी जो है ट्रॉमा के कारण भी होता है, ठीक है। अत्यधिक रक्तस्राव, सीवरेज हेमोरेज, सीवर हेमरेज, अगर अत्यधिक रक्तस्राव है, गंभीर रक्तस्राव में भी जो है ये आपका लिक्विड कमता है, तरल कमता है, यानी जल कमता है, ठीक है। अति मूत्रता, अगर अत्यधिक मूत्र हो रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी जो है जल का मात्रा कमता है शरीर में, ठीक है। तो समझ गए, गंभीर दस्त, अत्यधिक उल्टी, अत्यधिक पसीना आना, तरल पदार्थों का शरीर में कम लेना, ट्रॉमा मतलब चोट के कारण, अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण और अति मूत्रता, इस सब कारण से जो है आपका डिहाइड्रेशन शरीर में हो जाता है, ठीक है। समझ गए। चलिए अब उसके बाद और है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है उष्मा आघात होने पर, मतलब अगर हीट लगता है शरीर में, तो हीट स्ट्रोक अगर लगता है, मतलब उष्मा का कारण अगर आघात लगता है, तो इस कंडीशन में जो है क्या होता है कि आपके शरीर में जो हीट होगा वो आपके तरल पदार्थों को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेगा, सुखा देगा, तो उसके कारण भी होता है, ठीक है। बर्न होता है, इस कंडीशन में बर्न जलने से भी जो है शरीर में लिक्विड फॉर्म का कमता है, ठीक है। बुखार है, अगर बुखार होता है तो इस कंडीशन में भी जो है शरीर से तापमान बढ़ता है, और जब तापमान बढ़ेगा तो लिक्विड फॉर्म घटेगा ही, ठीक है। ये चीज़ है। डायबिटीज है, इंसिपिडिस, डायबिटीज होने से जो भी जो है आपका ये चीज़ हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडिस का कारण। समझ गए। लंबे समय तक कोई बीमारी होना, क्रॉनिक इलनेस, अगर लंबे समय से कोई बीमारी है तो इसके कारण शरीर में जो है लिक्विड तरल कम सकता है, जल कम सकता है, ठीक है। डायूरेटिक थेरेपी, अगर डायूरेटिक
थेरेपी का अगर ले रहे हैं तो इस कंडीशन में जो है शरीर से बहुत अत्यधिक जल निकाल देगा और फिर जो है आपका डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है कारण बंद होता है शरीर में तरल पदार्थ और जल का कमी होने का, जो कि यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, जलना, बुखार, डायबिटीज, एनसीपीडीज, लंबे समय तक कोई बीमारी, डायरेटिक इत्यादि। समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, कारण देख लिए, अब इसका लक्षण देखते हैं कि डिहाइड्रेशन में कौन कौन सा लक्षण। तो यहाँ पे चलिए हम लोग अब क्लिनिकल फीचर इसका देख लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर में क्या क्या चीज़ें है। ठीक है, देखिए अगर शरीर में जल कमता है तो शरीर में जल कमने से क्या क्या चीज़ें हो सकता है। मुंह सूखने लगेगा। ठीक है, पीला जो यूरिन होगा, जो पेशाब होगा वो पीला होने लगेगा। ठीक है, पेशाब कम आ सकता है जल कमेगा तो। शरीर में दौरा भी पड़ सकता है अगर जल कमेगा तो। कमजोरी होगा, बिल्कुल सही है। तेज सांस जो है तेज चलने लगेगा, चूँकि जल लेने से जो है ऑक्सीजन भी हमको मिलता है। ठीक है, तो जो है ऑक्सीजन कम होगा, जल कमेगा तो जो है सांस तेज होने लगेगा। आलसपन, लिथरेजी होने लगेगा, मतलब जो है आलसपन आने लगेगा शरीर में। ठीक है, थकान आने लगेगा। ठीक है, बेचैनी होने लगेगा, रक्तचाप घट जाएगा। ठीक है, कब्ज होने लगेगा, धंसी हुई आंखें हो जाएगा, शरीर जो है कमज़ोर हो जाएगा और शुष्क त्वचा हो जाएगा। तो ये सब जो है कारण होता है शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और जल का कमी होने के कारण। समझ गए। तो समझ सकते हैं कि शरीर में अगर जल बना रहेगा तो शरीर तरोताज़ा रहेगा, थकान महसूस नहीं होगा। ठीक है, बेचैनी नहीं होगा, सांस ठीक रहेगा, कब्ज नहीं होगा। ठीक है, जो आपका त्वचा है वो हरा भरा रहेगा। लेकिन जब आप जल कमेगा तो ये सारे चीज़ें का प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसका नर्सिंग प्रबंध क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग प्रबंध, जिसको अगर वो डिहाइड्रेशन होता है तो क्या नर्सिंग प्रबंध होगा। तो सर्वप्रथम ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पीने का सलाह देनी चाहिए। किसी भी पेशेंट को अगर डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में जल का मात्रा कमता है तो जो है उसे ओरल देना चाहिए, ORS देना चाहिए। समझ गए। नर्सिंग का एक काम होता है सलाह देने का। दूसरा है मरीज को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए उत्साहित करना चाहिए। जो भी मरीज हो उससे क्या करे, मोटिवेट करे, उत्साहित करे कि आप अधिक से अधिक पानी ले, तरल चीज़ें ले। ठीक है, यदि मरीज को अधिक आवश्यकता हो तो तुरंत IV फ्लूइड शुरू करना चाहिए। अगर मरीज को बहुत ज़्यादा शरीर में जो है तरल पदार्थ कम गया है तो उस कंडीशन में जो है वेन के द्वारा, इंट्रावेन के द्वारा उसे तरल पदार्थ देंगे, फ्लूइड देंगे। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अत्यधिक सीवियर हेमरोज होने पर इन्फ्यूजन मशीन का प्रयोग करना चाहिए। देखिए अगर अत्यधिक मात्रा में शरीर से जो है ब्लड निकल चुका है, रक्तस्राव हो रहा है, गंभीर रक्तस्राव है, तो इस कंडीशन में जो है इन्फ्यूजन आघान मशीन का उपयोग करना चाहिए, जिसमें जो है उसे जो है इलेक्ट्रोलाइट और ब्लड दिया जा सके। ठीक है, मरीज को DNS एवं RL एकांतर क्रम में दी जानी चाहिए। मरीज को जो है DNS और RL का जो है क्या करना चाहिए, एकांतर मतलब अल्टरनेट करके देना चाहिए। समझ गए। तो ये सब जो है याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मरीज को इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना चाहिए कि शरीर में जो है कितना पहले था और अभी कितना है, कितना शरीर जो है इसका यूज कर रहा है तरल पदार्थों का। ठीक है, तो इसका इनटेक आउटपुट चार्ट बनाना चाहिए। मरीज का वजन नियमित रूप से चेक करना चाहिए। जो मरीज है उसका वजन जो है, वेट जो है रेगुलर चेक करना चाहिए। ठीक है, मरीज के वाइटल साइन नियमित रूप से चेक करने चाहिए। मरीज का जो है जो भी वाइटल जैविक साइन है उसको नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, मरीज को शांत एवं आरामदायक वातावरण प्रदान करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मरीज को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, मरीज को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उल्टी को रोकथाम हेतु आदेशानुसार एंटीएमेटिक्स ड्रग दी जानी चाहिए, जिससे उल्टी अधिक ना हो और शरीर से पानी अधिक ना निकल पाए। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। चलिए तो यहाँ पे आप लोग को जो है 12 पॉइंट है, क्या क्या करेंगे कि सबसे पहले चीज़ें है मरीज का जो है क्या करेंगे हम लोग, मरीज का जो है ORS घोल देंगे। ठीक है, अगर नर्स के रूप में कहा जाए नर्सिंग प्रबंध में, मरीज को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए उत्साहित करेंगे। यदि मरीज को अत्यधिक आवश्यकता हो तो IV फ्लूइड शुरू करेंगे। अत्यधिक अगर सीवर अगर हेमरेज
तो मैं यहाँ पे ये सब आप सभी को बता चुका हूँ कि IV फ्लूइड देना चाहिए। अत्यधिक अगर रक्तस्राव निकल रहा है तो उसे ट्रांसफ्यूजन मशीन का प्रयोग करना चाहिए। DNS RLL जो है अल्टरनेट उसको जो है दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये सब जो है आप नर्सिंग के रूप में देखभाल कर सकते हैं जिसके शरीर में अगर डिहाइड्रेशन हो, ठीक है। अत्यधिक उल्टी हो रहा हो तो एंटी एमेटिक दवाई देंगे उल्टी को रोकने के लिए, ठीक है। साइकोलॉजिकल सहारा प्रदान करेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे, आरामदायक स्थिति देंगे, वाइटल साइन चेक करते रहेंगे, ठीक है। वह नियमित रूप से वजन चेक करते रहेंगे, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। तो ये सब जो है डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट का आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कुशिंग सिंड्रोम के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए कुशिंग सिंड्रोम, यहाँ पे देखिए कुशिंग सिंड्रोम, इसके कारण, लक्षण, निदान, जटिलता एवं प्रबंध लिखे, ठीक है। चलिए जो है हम लोग देखते हैं कुशिंग सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। चलिए देखिएगा कुशिंग सिंड्रोम होता क्या है। देखिए कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, यहाँ पे देखिए कुशिंग सिंड्रोम एड्रीनल ग्रंथि के, देखिए एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टिकल भाग में बनने वाले कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अतिस्रवण हाइपर सिक्रेशन के कारण होने वाले सिंड्रोम को कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। देखिए सिंड्रोम के मतलब होता है संलक्षण, मतलब लक्षण, ठीक है। तो संलक्षण में जो है एक बीमारी के तरह अनेक बीमारी दिखता है। जैसे कुशिंग सिंड्रोम होता है ना, तो देखिएगा नाभि के आसपास जो है रेखा टाइप का बनने लगता है, लाइनिंग टाइप का जो है स्किन होने लगता है, समझ गए ना। लगेगा कि पुराना स्किन है, पतला स्किन हो जाता है और लाइनिंग टाइप के जो है नाभि के नीचे जो है पूरे कमर के आज से ऊपर जो है लाइनिंग टाइप के हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है हाइपर सिक्रेशन अत्यधिक स्रावन के कारण होता है। अत्यधिक स्रावन कहाँ होता है, तो जो एड्रीनल ग्लैंड्स है, जो एड्रीनल ग्रंथि है, इसके कॉर्टिकल जो भाग होता है, कॉर्टिकल भाग में जो कॉर्टिसोल या जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है, अत्यधिक स्रावन के कारण उसमें जो है सिंड्रोम होने वाले जो सिंड्रोम को, संलक्षण को कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, समझ गए। क्या समझे कि एड्रीनल ग्रंथ के कॉर्टिकल भाग में, ठीक है, कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कारण, अत्यधिक स्रवण के कारण जो सिंड्रोम होता है वही जो है आपका होता है कुशिंग सिंड्रोम होता है। सिर्फ ये याद रखिए कि ये कुशिंग सिंड्रोम होता क्या है। तो कुशिंग सिंड्रोम जो कारण, लक्षण आगे हम लोग देखेंगे कि कुशिंग सिंड्रोम अगर होता है तो क्या क्या दिखाई देता है लक्षण, वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि ये होता क्या है। तो देखिए जो आपका कॉर्टिसोल है, समझ गया ना, जो कॉर्टिसोल भाग होता है, देखिए यहाँ पे जो आपका कॉर्टिकल जो भाग है ना, एड्रीनल ग्लैंड्स का जो कॉर्टिकल भाग है उसमें जो है कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है अत्यधिक मात्रा में जो है स्रावित होने लगता है, ठीक है ना, हाइपर सिक्रेशन होने लगता है, जिसके कारण जो सिंड्रोम, जो संलक्षण होता है वही जो है कुशिंग सिंड्रोम होता है, समझ गए। सिर्फ ये याद रखिए कि एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टिकल भाग में कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अत्यधिक स्रावित होने से जो सिंड्रोम होता है, जो संलक्षण दिखता है, वही जो है आपका होता है कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। अब चलिए इसमें का जो है कारण और लक्षण हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि जो कॉर्टिसोल है और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये क्यों हाइपर सिक्रेशन होने लगता है, अत्यधिक स्राव क्यों होने लगता है। देखिए जैसे एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर, अगर एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है तो क्या होगा कि इस एड्रीनल में जो कॉर्टिसोल या जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है अत्यधिक मात्रा में सिक्रेशन होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्यूट्रिट ग्रंथि में ट्यूमर। जो आपका प्यूट्रिट ग्लैंड है वो सही से काम नहीं करेगा, चूँकि कोई भी शरीर का जो हमारा अंग है, प्यूट्रिट ग्लैंड क्या करता है, निर्देश जारी करता है कि किसको जो है कहाँ स्रावित होना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से प्यूट्रिट ग्लैंड में ट्यूमर हो जाएगा या जो है एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है। या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का अत्यधिक सेवन, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का अधिक सेवन करते हैं तो जो है क्या होता है, इस कारण भी जो है आपके सिंड्रोम होने लगता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि का असमानता के कारण, अगर पीयूष ग्रंथि का असमानता है तो उसमें जो है होने लगता है पीयूष ग्रंथि का ACTH का अधिक स्रावन, समझ गए।
तो ये आपका जो है मुख्य तरीका से 5 है। नॉर्मली जो है एड्रिनल ग्लैंड और प्यूट्रिट ग्लैंड में समस्या होने से ये जो है समस्या उत्पन्न होता है, ठीक है। चूँकि प्यूट्रिट निर्देश देता है और जो एड्रिनल ग्लैंड है उस भाग में जो है स्रावित होता है, समझ गए। उसके भाग में जो कॉर्टिकल है इसमें जो है स्रावित होता है कौन सा, कॉर्टिसोल या कॉर्टिक्वाइड, ग्लूकोकॉर्टिक्वाइड्स या ग्लूकोकॉर्टिक्वाइड अधिक सेवन करते हैं पीयूष ग्रंथि में जो है कोई असमानता के कारण, एबनॉर्मेलिटी के कारण, ठीक है। पीयूष ग्रंथि का ACTH का अधिक स्रावन, ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे कारण देख लिए तो लक्षण देखिए, लक्षण क्या दिखता है। अगर किसी को कुशिंग सिंड्रोम होता है तो उसमें लक्षण क्या दिखाई देता है देख लीजिए। चेहरे, गर्दन एवं वक्ष पर वसा जमाव। देखिए अगर ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में अगर आपका कॉर्टिसोल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर बनने लगता है ना तो चमड़ा जो है, चर्म जो है पतला हो जाता है, ठीक है। और साथ में जो है त्वचा भूरा कलर के होने लगता है और साथ ही जो है वसा जो है शरीर में कहाँ जमता है तो चेहरे पर, फेस में और गर्दन में, और जो वक्ष है जो आपका थोरेटिक है उसमें जो है वसा अत्यधिक जमाव हो जाता है, ठीक है। चंद्रमा जैसा चेहरा दिखाना, मतलब मून गोल मटोल जो है चेहरा दिखने लगता है, ठीक है। त्वचा पर बैगनी धारियाँ, मतलब जो त्वचा है, स्किन है, उस पर बैगनी जो है धारियाँ बनने लगेगा, जो नहीं होता है देखते होइएगा कि नाभि से नीचे और कमर से ऊपर जो है क्या होता है देखिएगा, ऐसे ऐसे चारों साइड से, आगे साइड से ऐसे ऐसे रेखा बनने लगता है और वही जो है आपका यही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अधिक स्रावन के कारण, यानी वो कुशिंग सिंड्रोम ही है, ठीक है। या आप समझ लीजिए कि अगर फेस पर अत्यधिक वसा जम चुका है, गर्दन पर या वक्ष पर अगर अत्यधिक अगर जो है वसा जम चुका है तो कुशिंग सिंड्रोम का लक्षण है। चेहरा जो है गोल मटोल चंद्रमा जैसे दिख रहा है तो समझिए कुशिंग सिंड्रोम है, ठीक है। त्वचा अगर जो है भूरा बैगनी कलर के होता है, धारियाँ है, तो समझ लीजिए कि कुशिंग सिंड्रोम का लक्षण है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि हाथ पैरों का पतला होना, हाथ पैर जो है पतला होने लगता है, इकाईमोसिस होने लगता है, समझ गए, इकाईमोसिस होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, ठीक है। पीठ पर जो है ऊपर की तरफ वसा जमाव, जो बफेलो हम्प मतलब जो पीठ है, पीठ के ऊपर जो है वसा का जमाव होने लगता है, ठीक है। नींद नहीं आएगा, इंसोमनिया, आसानी से अस्थिभंग, जो त्वचा है आसानी से जो है टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम का कमी हो जाता है, ठीक है, सोडियम की अधिकता हो जाता है, उच्च रक्तचाप होता है। तो ये जो है आपका होता है कुशिंग सिंड्रोम में कि जो है आपका जो हड्डी है कमज़ोर हो जाता है, नींद नहीं आएगा, पोटेशियम का कमी हो जाता है तथा सोडियम का अधिकता हो जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, ठीक है। पीठ के ऊपर वसा जमा हो जाता है, जो स्किन है बैगनी हो जाता है, ठीक है, धारियाँ बना लेता है। उसके बाद गर्दन, फेस और जो है आपका ये सब पर जो है क्या होता है वसा जमा हो जाता है, जो चेहरा है गोल मटोल मून के समान हो जाता है। तो ये सब जो है लक्षण दिखाई देता है, सोडियम बढ़ जाता है, पोटेशियम कम जाता है, उच्च रक्तचाप होता है। तो ये कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए निदान, डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस क्या क्या होगा तो इतिवृत्ति लेना, मतलब हिस्ट्री लेना, शारीरिक फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद है बोन स्कैन, मतलब जो बोन है, हड्डी है, उसका स्कैनिंग किया जाता है क्योंकि अस्थि जो है आसानी से टूट जाता है, अस्थि भंगुर हो जाता है, तो बोन स्कैन होगा, ठीक है। देखिए निदान में लक्षण का भी निदान होता है और जो मेन बीमारी है उसका भी निदान होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो बीमारी है सिर्फ उसी का निदान होता है, उससे संबंधित जो भी और प्रॉब्लम है उसका भी जो है निदान में लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो लक्षण में हम लोग देखे हैं कि हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, हड्डी आसानी से टूट जाएगा, तो बोन का भी स्कैन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है DST टेस्ट होता है, जिसको डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, खून की जांच TLC होता है, समझ गए। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होता है, खून की जांच में TLC होता है, समझ गए। चलिए और TLC के बाद जो है DLC और ग्लूकोज लेवल आदि का जो है जांच किया जाता है, समझ गए। यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल टेस्ट होता है, प्लाज्मा कॉर्टिसोल टेस्ट होता है, प्लाज्मा ACTH टेस्ट होता है, ठीक है।
तो ये सब जो है आपका होता है डीएलसी टीएलसी ब्लड में, ठीक है। उसके बाद डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होता है। उसके बाद जो है यूरिनरी फ्री कार्टिसोल टेस्ट होता है, ठीक है। मतलब यूरिनरी फ्री कार्टिसोल टेस्ट होता है, ठीक है। प्लाज्मा कार्टिसोल लेवल का जांच होता है और प्लाज्मा एसीटीएच का जांच होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए आप लोग। चलिए निदान जरूर याद रखिएगा कि बोन स्कैन, डीएलसी टीएलसी, ग्लूकोज लेवल, यूरिनरी फ्री कार्टिसोल टेस्ट, प्लाज्मा कार्टिसोल लेवल, प्लाज्मा एसीटीएच लेवल, ठीक है। ये सब निदान में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझ गए। चलिए जटिलता क्या होता है, अगर किसी को अगर नहीं दिखाया जाता है समय पर तो जो है उसको क्या क्या इसका और ज़्यादा परेशानियां होगा, जटिलता हो सकता है। तो डायबिटीज मेलाइटिस, पेशेंट को डायबिटीज हो जाएगा क्योंकि शरीर में फैट बढ़ेगा तो जो है मोटापा बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, तो जो है डायबिटीज मेलाइटिस यानी चीनी का रोग होगा ही होगा। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि हड्डी कमज़ोर भंगुर हो जाएगा, तो जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा जो कि हड्डी का बीमारी होता है। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद है नेफ्रोलिथियासिस हो सकता है, समझ गए ना। नेफ्रोलिथियासिस मतलब नेफ्रॉन में जो है वहाँ पे जो है आपका क्या चीज़ हो जाएगा नेफ्रोलिथियासिस का मतलब है कि गुर्दा किडनी हो जाएगा, वहाँ पे जो है गुर्दा में आपका स्टोन हो जाएगा, उसी को नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। गंभीर मानसिक रोग साइकोसिस हो जाएगा, जिसको गंभीर मानसिक रोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मतलब जो संक्रमण के कारण जो पैथोलॉजिकल संक्रमण फ्रैक्चर है वो चीज़ें हो जाएगा, समझ गए। तो क्या क्या जो है आपका जटिलता है, डायबिटीज मेलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, पेप्टिक अल्सर, नेफ्रोलिथियासिस, गंभीर मानसिक रोग और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ये सब जो है जटिलता कॉम्प्लिकेशन होता है किसी भी बीमारी का, समझ गए। किसी भी बीमारी का कॉम्प्लिकेशन होता है, बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुशिंग सिंड्रोम का, तो ये कुशिंग सिंड्रोम के था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेडिकल प्रबंध, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या होगा इसके लिए देख लीजिए। मेडिकल मैनेजमेंट देखिए, प्रबंध में जो है दो प्रकार का प्रबंध होता है, मेडिकल प्रबंध होता है और सर्जिकल प्रबंध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिकल प्रबंध पहले हम लोग देख लेते हैं, चूँकि यहाँ पे इसका मतलब है कि सर्जरी भी उपयोग होगा और मेडिकल से भी ये उपयोगी सही हो सकता है, इसलिए दोनों होगा। तो मेडिकल प्रबंध में जो है रेडिएशन थेरेपी होता है, याद रखिएगा, मेडिकल प्रबंध में रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। और दवा में जो है जैसे मिटोटेन, माइटोटेन, एमिनोग्लूटेथाइमाइड और मेटाइरेपोन, और ये दवाएं कॉर्टिसोल को स्तर को कम करता है। अगर शरीर में बहुत अधिक कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर बढ़ता है, सिक्रेशन हो रहा है, तो जो है उसको दवाइयाँ दिया जाता है, मिटोटेन, एमिनोग्लूटेथामाइड और मेटाइरापोन और कॉर्टिसोल स्तर को ये दवाइयाँ कम करता है। कौन दवाइयाँ? मिटोटेन, एमिनोग्लूटेथामाइड और मेटाइरापोन, समझ गए। ये सब कॉर्टिसोल के स्तर को कम करता है, ठीक है। मेटाइरापोन, मिटोटोन, ठीक है, और एमिनोग्लूटेथामाइड, समझ गए, याद रखिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, जो दवाइयाँ के नाम याद ना हो, बीमारी के नाम लिख लीजिए और उसके सामने जो है इन सब दवाइयों को लिख लीजिए और सामने चिपका दीजिए, ताकि लिस्ट रहेगा तो जो है आपके सामने रहेगा और आपको जो है बार बार उस पर ध्यान जाएगा तो आपके माइंड में सेट होगा, ठीक है। दवाइयाँ याद करने का यही ट्रिक है। तो वो तो हो गया रेडिएशन थेरेपी, या तो दवाइयाँ देंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है सर्जिकल प्रबंध है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एड्रीनलेक्टोमी होगा, एड्रीनल ग्रंथि में सर्जरी एड्रीनलेक्टोमी होता है, समझ गया। जैसे इस सर्जरी द्वारा एक या दोनों एड्रीनल ग्लैंड को निकाल दिया जाता है। अगर अत्यधिक मात्रा में जो है एड्रीनल ग्लैंड से जो है अगर कार्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का अगर स्राव हो रहा है तो उस हिसाब से जो है या एक या दोनों जो एड्रीनल ग्लैंड है उसको हटा दिया जाता है, उसे जो है हम लोग एड्रीनलेक्टोमी कहते हैं, जिसे सर्जिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा दूसरा है हाइपोफाइसेक्टोमी। क्या चीज़? हाइपोफाइसेक्टोमी, ठीक है। यदि प्यूट्रिड ग्लैंड द्वारा एसीटीएच का हाइपर सिक्रेशन कारण है तो ट्रांसफेनोलॉइडल हाइपोफाइसेक्टोमी की जाती है, ठीक है।
देखिए, हाइपोफाइसेक्टोमी का मतलब है कि जो प्यूटरी ग्लैंड से अगर ACTH का अत्यधिक अगर स्राव हो रहा है हाइपर सिक्रेशन का कारण, तो जो है जो आपका ट्रांसफेनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी जो है किया जाता है सर्जरी में, ठीक है। हाइपोफाइसेक्टोमी किया जाता है जिसमें एड्रीनल ग्लैंड से अगर ACTH का निर्माण अधिक हो रहा है, स्राव अधिक हो रहा है, तो उस कंडीशन में हाइपोफाइसेक्टोमी की जाती है। समझ गए। चलिए, तीसरा है यदि दोनों एड्रीनल ग्लैंड हटा दी जाती है तो कॉर्टिकॉइड्स थेरेपी जीवन भर चलती रहती है। देखिए, अब कॉर्टिकॉइड्स हमारे शरीर के लिए उपयोगी भी है, तो इसलिए जो है अगर दोनों ग्लैंड हटा दिया जाता है सर्जरी के माध्यम से, जिसे एड्रीनलेक्टोमी हम लोग देखे हैं, एड्रीनलेक्टोमी देखे हैं ऊपर में, तो जो है कॉर्टिकॉइड्स थेरेपी जीवन भर चलाना पड़ता है पेशेंट के लिए। समझ गए। तो ये चीज़ें होता है। समझ गए। चलिए तो यहाँ पे हम लोग समझ गए। क्या समझ गए? ये 3 सर्जरी है, 2 सर्जरी है। एक है एड्रीनलेक्टोमी, और इसमें ये क्या दोनों एड्रीनल ग्लैंड को हटा दिया जाता है सर्जरी के द्वारा, और एक है हाइपोफाइसेक्टोमी, ठीक है। हाइपोफाइसेक्टोमी, ठीक है। तो जो हाइपोफाइसेक्टोमी है इसमें प्यूटरी ग्लैंड से जो ACTH का निर्माण अधिक हो रहा है, तो इसके कारण जो है तो क्या किया जाता है, ट्रांसफेनोइडल हाइपोफेस्टोमी किया जाता है। समझ गए। ACTH का निर्माण अधिक या सिक्रेशन अधिक हो रहा है तो ट्रांसफेनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी की जाती है। समझ गए। और इस कंडीशन में तीसरा है, अगर दोनों एड्रीनल ग्लैंड हट चुका है तो कॉर्टिकॉइड शरीर के लिए सिक्रेशन होगा नहीं, तो एक कॉर्टिकॉइड जीवन भर थेरेपी चलाना पड़ता है। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नर्सिंग प्रबंध। अब हम ऊपर में मेडिकल और सर्जरी दोनों देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या चीज़, नर्सिंग प्रबंध। नर्स क्या क्या करेगी, ठीक है, देख लीजिए। रोगी को TLC, DLC, ग्लूकोज लेवल, इलेक्ट्रोलाइट लेवल आदि की मॉनिटरिंग करे। नर्स का ये काम बनता है कि अगर कोई पेशेंट अगर कुशिंग सिंड्रोम से पीड़ित है, यानी उसके शरीर में कार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और कार्टिसोल अधिक सिक्रेशन हो रहा है, तो उसे तो पता होना चाहिए कि एड्रीनल ग्लैंड से अधिक स्रावित हो रहा है, तो जो है उसे TLC, DLC, ग्लूकोज लेवल, इलेक्ट्रोलाइट लेवल को जो है मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। नर्स का काम बनता है। ठीक है। दूसरा है, रोगी की त्वचा भूरी तथा आसानी से छिलने वाला हो जाती है, अतः उसे सावधानी से त्वचा देखभाल प्रदान की जाती है। क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम में त्वचा जो होता है कॉर्टिसोल या कॉर्टिकॉइड्स के अधिक सिक्रेशन के कारण त्वचा जो है बहुत ज़्यादा भुरभुरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, जिससे जो है छीलने का डर रहता है आसानी से। ठीक है, इसलिए जो है उसे त्वचा का देखभाल करना जरूरी है। ठीक है, समझ गए। तीसरा है, रोगी को सुरक्षित और शांत वातावरण प्रदान करें। रोगी को जो है सुरक्षित शांत वातावरण प्रदान करें जो कि नॉर्मल है सभी बीमारी में। ठीक है, रोगी के व्यक्ति स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखें, ये भी नॉर्मल है, सभी में होता है। रोगी को संक्रमित रोगियों से ग्रसित रोगियों के संपर्क में आने से बचाना चाहिए, ये भी किसी भी नर्सिंग देखभाल में लिख सकते हैं। ठीक है। छठा यहाँ पे देखिएगा, छठा क्या है कि रोग चिकित्सीय परामर्शानुसार ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तथा ACTH के सिंथेसिस को कम करने वाली दवाइयाँ प्रदान करनी चाहिए। मतलब जो भी डॉक्टर लिखे हैं, परामर्श दिए हैं, तो जो है कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तथा ACTH सिंथेसिस को कम करने वाली दवाइयाँ प्रदान करनी चाहिए। ठीक है। रोगी को पर्याप्त आराम प्रदान करे। समझ गए। रोगी को जैविक चिन्ह की जांच करे, ये सब तो कॉमन है दोनों। ठीक है। उसके बाद है चिकित्सीय परामर्श अनुसार रोगी के लिए सर्जरी को लिए तैयारी करें। अगर दवाइयाँ से ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी जो है हाइपर सिक्रेशन हो ही रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का या कार्टिसोल का, तो उस कंडीशन में सर्जरी होगा। तो सर्जरी के लिए पेशेंट को तैयार करेंगे। ठीक है। और सर्जरी होगा तो उसे क्या कहते हैं, फाइसेक्टोमी कहते हैं, हाइपोफाइसेक्टोमी कहते हैं। ठीक है।
ये पहला है जिसमें ACTH जो होता है, जो प्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन के कारण उसमें फाइसेक्टोमी होगा। अगर एड्रीनल ग्लैंड से प्रॉब्लम है तो एड्रीनलेक्टोमी होता है। एड्रीनलेक्टोमी होता है जिसमें दोनों या एक एड्रीनल ग्लैंड को हटा दिया जाता है। समझ गए? तो ये आपका जो है यहाँ पे समाप्त होता है कुशिंग सिंड्रोम। एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। समझ गए? देखिए ये जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है या जो कार्टिसोल है, यह एक प्रकार के हार्मोन है जो शरीर के लिए उपयोगी है, बट अगर ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है जिसके कारण जो है ये आपका प्रॉब्लम होने लगता है कुशिंग सिंड्रोम का। ठीक है, जिसमें लक्षण में देखे हैं कि क्या क्या लक्षण दिखाई देता है कुशिंग सिंड्रोम अगर होता है तो। ठीक है, समझ गए? चलिए, बाकी मिलते हैं हम लोग अलग वीडियो में। तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।